कल मान्यवर कांचीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैंने एक कन्नड़ ऑथर हूँ, मैं कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में, और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तहसीलदार के रूप में काम करता हूँ। जी। some books, some मेरा किताब से some books have written in Kannada. One called Joganath Mandal, जी। released 2 years back, released in Karnataka, and Baba Ambedkar Vishwarupa. Then मैं डॉक्टर जमन दास जी का तिरुपति बालाजी और से बुद्धिस्ट सेंट बुक को भी ट्रांसलेट किया कन्नड़ भाषा में। बेन कुमारी मायावती जी ने बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में रिलीज किया 2012 में। और मेरा एक और अचीवमेंट है, इस 360 पेज का एक बुक है, नया बुक, मान्यवर कांचीराम जी का लाइफ और मिशन का नया बुक। 13 बुक रिसर्च करके कंप्लीट डिटेल्स मान्यवर कांचीराम जी का बुक मैं लिखा। मोस्टली बेन कुमारी ने, मायावती जी ने बुक को जनवरी 2021 को रिलीज कर सकता है, प्लान है मेरा। डियर फ्रेंड्स, कांचीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकरिज्म को पूरा भारत में नहीं, पूरा विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को और अम्बेडकरिज्म को स्प्रेड किया। मान्यवर कांचीराम जी नहीं होता, बाबा साहब इतना बड़ा प्रसिद्ध नहीं होते थे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है भाई, अच्छा चल रहा है, ग्रामर भी, प्लीज ग्रामर भी सबको आ रहा है समझ। एंड मान्यवर कांचीराम जी इन वन ऑफ हिज स्पीचेस, एक भाषण करते हुए बोलता था, विदाउट स्ट्रेंथनिंग नॉन पॉलिटिकल रूट्स यू कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट्स। नॉन पॉलिटिकल रूट को स्ट्रेंथ नहीं करके पॉलिटिकल फ्रूट्स को नहीं सकता है, ऐसा बोलना। इसीलिए मैं चिंतित करता हूँ 5 साल से। नॉन पॉलिटिकल रूट्स मीन्स क्या क्या, वो नॉन पॉलिटिकल रूट्स का फील्ड क्या है? इकोनॉमिक फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, कल्चरल फील्ड है, रिलीजियस फील्ड है और सोशल फील्ड है। ये 5 फील्ड स्ट्रेंथ करते नेचुरली बहुजन मूवमेंट बढ़ सकता है और स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मेरा रिक्वेस्ट है, ट्राई टू स्ट्रेंथन द नॉन पॉलिटिकल रूट्स ऑफ द बहुजन समाज। मैं इन कर्नाटक में जम्बूद्वीप कर्नाटक नाम का एक नया एसोसिएशन बनाया 2 ईयर बैक। 4 एकड़ लैंड परचेस करता है, नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रेंथन करने के प्लान करता है। इसीलिए बाबा साहब पहले बोला था वन ऑफ हिज बुक नॉमिनेशन ऑफ कास्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य की पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के बाद भगवान बुद्ध के सोशल और रिलीजियस रिवोल्यूशन के बारे लेटर चंद्रगुप्त मौर्य जी की पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो गया। सिख समाज का पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के पीछे संत गुरु नानक की सोशल और रिलीजियस रिवोल्यूशन हो गया। ऐसे शिवाजी महाराज भी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो गया। पीछे एक महाराष्ट्र संत का, बहुत बड़ा संत का सोशल और रिलीजियस रिवोल्यूशन था। इसलिए बाबा साहब ने लिखा बुक नॉमिनेशन ऑफ कास्ट में, एवरी political revolution has got its own social and religious revolution. Baba Sahib himself धम्म दीक्षा दिया 14 अक्टूबर 1956 में। वो रिलीजियस रेवोल्यूशन था, सोशल रेवोल्यूशन था। इसीलिए
मान्यवर कांचीराम और बहन कुमारी मांझी जी ने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन किया। पूरे भारत में ये बाकी है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बाकी है। ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकता है? नॉन पॉलिटिकल रूट का स्ट्रेंथन करने में ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लीडरशिप में और उनके कार्यकारी मेंबर्स के लीडरशिप में थ्रू आउट इंडिया में बहुजन समाज की नॉन पॉलिटिकल रूट को स्ट्रेंथन करने का प्लान करिए। हम भी उनके साथ हाथ जोड़कर काम करने का इच्छा है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। Well done, very excellent speech and Thanks for giving me Yes, this sir. opportunity. Thanks, जय भीम। जय भीम। thanks to RBN India. बोलिए सर। थैंक यू। अब मैं थैंक यू। चौथे वक्ता के रूप में नारायण बागमारे, संयोजक तेलंगाना, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने आज के मानवर साहब के जीवन संपर्क पर स्पीच रखें। पांचवें वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे शिबू तालुकदार साहब, संयोजक आसाम। तो मैं चौथे वक्ता के रूप में माननीय नारायण बागमारे साहब, संयोजक तेलंगाना से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने उद्बोधन रखें। माननीय नारायण बागमारे साहब। नारायण बागमारे साहब, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। माननीय नारायण बागमारे साहब। एक बार और पुनः। जी जी हेलो जी, आवाज आ रही है सर। जी। आ रही क्या? हाँ बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू। विश्व को शांति का संदेश देना रहे विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन महापरिवर्तन मान को त्रिवार वंदन करते हुए और भारत देश में जो माननीय संत हो गए उन सभी संतों को प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष प्रकाश भारती साहब को मेरा जय भीम करते हुए आज जिन महामानव माननीय और पूजनीय कांशीराम साहब, कालकथित कांशीराम साहब के 14वें पुण्यनौबंध के अवसर पर हमारे भारतीय साहब ने अक्टूबर माह सब एक महीना तक परिवर्तन दिवस ऐसा रखने के लिए कहा था। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब जो परिवर्तन तो विजयदशमी के दिन धम्म का परिवर्तन किए थे, उसी तरह एक महीना भर चलते रहा तो भी अपन अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अभी मैं माननीय काशीराम साहब के कुछ बातों को हम पुलिस सर्विस करके इतना कुछ नहीं बोल सकते, ऊपर से हम तेलंगाना के रहते हुए ये हिंदी थोड़ा हमको डिस्टर्ब होती है, तभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। माननीय काशीराम साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्यों तो बाबा साहब के बाद में जो देखने को मिला तो वो थे हमारे काशीराम साहब। बाबा साहब जो उनका सपना अधूरा था, उस सपने को काशीराम साहब ने ऊर्जा देकर, यानी दलित पीड़ित समाज का हक निभाने के लिए उन्होंने, उनका जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब में हुआ था। उन्होंने लिखा पढ़ाई में बीएससी कंप्लीट किए थे। उसके बाद उनको असिस्टेंट
साइंटिस्ट की एक जॉब आया था उनको। उस जॉब करते वक्त अभी आपने संयोजक बोले थे उस तरह वो तो बाबा साहब की जयंती के उपलब्ध पर कोई विरोध करते थे तो उनका अ, दिल नाराज होकर उनके विरोध किए थे। तब से जो बाबा साहब के दलितों के ऊपर अगर कुछ अत्याचार हुआ तो काशीराम साहब को ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो काशीराम साहब का अपने धर्म में अपने समाज में जन्म लेना बाबा साहब के बाद ये अपने लिए एक वरदान है। उसके बाद कांचीराम साहब जो पॉलिटिकली प्रयास करे उन्होंने जहां तक प्रयास करने के बाद उनके बाद जो पहली बार जो बहन जी कुमारी मायावती जी से मिलने का प्रयास करे तो एक दिन रात में बहन जी मायावती के घर गए थे तो उनके पिताजी बोले थे कौन आया था, तो गले में एक मफलर डालकर गंजा ऐसा व्यक्ति बाहर खड़ा था। तो मायावती बहन से पूछे थे कि ये कौन है, तो उन्होंने ही बता दिए कि मैं काशीराम हूँ। किस लिए आए वो, तो मायावती जी को एक भाषण में मैं उनको आयोजित करने के लिए आया था। तो बहन जी मायावती के पिताजी उनको ऑब्जेक्शन कर रहे थे मायावती जी को, लेकिन मायावती जी वो नहीं मानकर काशीराम साहब के उस भाषण में वक्तव्य करने का प्रयास किया था। तो पहली बार मायावती जी को काशीराम साहब ने पूछे थे आप क्या करना चाह रहे, आप क्या करना चाह रहे, तो मायावती जी ने कहा कि मैं आईएएस एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो माननीय काशीराम जी कहे थे उनको एक कलेक्टर बन के तुम क्या करो, आप ऐसे स्थिति पे तैयार हो जाओ कि 10 कलेक्टर आपके पीछे घूमते रहे। मेरी बात सुनाई पड़े सर? जी पढ़ रही है। हेलो जी जारी कंटिन्यू करें प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो 10 कलेक्टर आपके आगे पीछे घूमते रहे, इस तरह पे आपको जाना है। ये सुनकर बहन जी मायावती जी ये मानकर वो प्रयास करे और हमारे जीवन में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलकर एक ऐसा पीरियड देखा गया कि बहन जी मायावती काशीराम साहब के दोनों के सपोर्ट से एक गवर्नमेंट ही फॉर्म करे हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा आनंद है। तो मैं अपने सभी प्रदेश संयोजकों को और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मैं विनती करता हूं कि अपन सभी जन काशीराम साहब के जो कुछ अधूरे रह गए शब्द इनको आगे बढ़ाने के लिए दिन और रात मेहनत करके इसका प्रयास करेंगे। ये सब जन मिलकर ये कोशिश करना जरूरी है। अभी काशीराम साहब के 14वें जयंती अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया। उसी तरह 2000 तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 13वीं जो दिवस महोत्सव दिवस इस उपलक्ष्य में भी ये प्रोग्राम रखा गया। माननीय काशीराम साहब को भी बाबा साहब के धम्म दीक्षा लेने के बाद 50वें साल को जो 14 अक्टूबर 2006 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहे थे, लेकिन वही दुख की बात है कि वो 9 अक्टूबर 1906 में उनका देहांत हो गया। इतना आइंदा से मैं काशीराम साहब को उनके पवन स्मृति को कोटि कोटि अभिवादन करते हुए मेरे ये कुछ शब्द है तेलुगु के, आपको हिंदी में कुछ फर्क लगा तो मुझे माफ करते हुए ये मुझे समय दिया, मैं सबका आभार मानूंगा। सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात रखने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात रखी आपने। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय शिबू तालुकदार साहब आप जुड़े हुए हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करें
और अपना उद्बोधन रखें। शिबू तालुकदार साहब, संयोजक आसाम, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें। नमस्कार। जी, जय भीम। जय भीम। प्लीज कंटिन्यू। नमो नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ जी, आज जो मुझे अवसर मिला है कांशीराम के, माननीय कांशीराम के बारे में कुछ बोलने का, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत आभार हूँ। माननीय कांशीराम जी ने अधूरा काम जो बाबा साहब ने करके रखा था, जो नहीं कर पाए समय के अनुसार, समय के लिए हो, यानी जो नहीं कर पाया वो माननीय कांशीराम जी ने उसे पूरा करने का एक संकल्प रखा और कोशिश किया। पहले उन्होंने डीआरडीओ में कोई साइंटिस्ट हिसाब से नौकरी करते थे। इनके बाद कुछ ऐसे वो ये देखा जिसमें जो हमारे बहुजन समाज के हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो निपीड़ित निष्पीड़ित जो समाज है, इनके बारे में सोचने के लिए, इनके बारे में कुछ काम करने के लिए इन्होंने ये नौकरी छोड़ा। फिर आया समाज को सुधारने के लिए, ये समाज के लिए काम करने के लिए, ये समाज को उन्नति करने के लिए इन्होंने ये अपने लाइफ को और त्याग दिया। इनका ऐसा भी था कि अपने घर बार भी छोड़ दिया है उन्होंने समाज को उन्नति करने के लिए। जो वो सपना देखा था, वो सपना उसको साकार करने के लिए उन्होंने मायावती को चुना है। मायावती को एक सभा में बोलते हुए उन्होंने सुना है। सुनने के बाद मायावती को उन्होंने चुना है कि हमारे समाज के लिए काम करने के लिए यही व्यक्ति, यही लड़की जो है, ये सही रहेगा। तो उन्होंने उससे अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद आज मायावती को ये समाज के लिए काम करने के लिए कोशिश, उसको रास्ते में लेके आया है। पहले जो है उन्होंने सिर्फ बनाया था, बहुजन समाज का जो बनाया है, बनाने के बाद इसमें एसटी, एससी, माइनॉरिटी एंड ओबीसी को लेके ये समाज बनाया, जो आज हम इसको लेके आगे चल रहा है। हमें ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हम जो 85% जो है, टोटल पॉपुलेशन में 80% जो 85% है, ये 85% हम लोग पिछड़ा हुआ है। इसको ले आने के लिए हम दो ही हमारा है कि एक जो हमारा जो कोटा है, जो एसटी का जो कोटा है, इसमें हम डीएम और सीएम इसमें चला जाएंगे, और हमारे जो पॉपुलेशन का जो फैक्टर है, जो 85% का जो पॉपुलेशन है, इसमें हम सीएम और पीएम बनने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। यही रास्ता में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। यही सोच था माननीय कांशीराम जी के, जो अधूरा वो करके रखा है, जो अधूरा नहीं कर पाया, तो समय उनको मिला नहीं है, जो नहीं कर पाया ये हमें करना पड़ेगा। मैं ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी ये आग्रह करता हूँ कि ये काम उनको संभालने के लिए, ये काम उनको संपूर्ण करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। यही बोल के मैं आज मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत नमो साधुवाद बुद्धाय। साहब, आपने अपनी बात को रखा समय के अनुसार, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में माननीय सुरेश कुमार उराना साहब, सह संयोजक झारखंड। इनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के विषय के अनुसार अपने उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश कुमार उराना साहब। इनके बाद अगले वक्ता राजकुमार विद्यार्थी, संयोजक हिमाचल प्रदेश, तैयार रहेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब, सह संयोजक झारखंड, अपना उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब, सह संयोजक झारखंड, अपना माइक अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें।
माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब। माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अगर जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। अन्य साथी अपना माइक न खोलें, उनसे मेरा निवेदन है। माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब, आप जुड़े हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपना उद्बोधन रखें। चलो, सुरेश कुमार उरावना साहब उपस्थित नहीं है। अगले वक्ता के रूप में माननीय राजकुमार विद्यार्थी साहब, संयोजक हिमाचल प्रदेश, उनसे मेरा अनुरोध है कि वह अपने उद्बोधन को रखें। माननीय राजकुमार विद्यार्थी, संयोजक हिमाचल प्रदेश। हेलो हेलो। जी जी जी। हाँ जी, मैं राजकुमार विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी बोलें जी। परम पूज्य महामानव गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज के इस विषय पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया है। तो इस बारे में आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में रूपनगर में हुआ था और उनकी जो देहांत था वो 14 वर्ष पहले 2006 को हुआ था। 72 वर्ष की आयु थी उनके उस समय पे। उनके माता का नाम श्रीमती विष्णु कौर और पिताजी का नाम श्री हरि सिंह था। उन्होंने असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में नौकरी की और उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी अपने जीवन में कि मैं शादी नहीं करूंगा और मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी या कैश नहीं होगा और जब तक भारत की सत्ता मैं ना ले लूं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। ये इन तीन प्रतिज्ञाओं पर मान्यवर कांशीराम साहब अटल रहे। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। मैं मान्यवर कांशीराम साहब को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानता हूं। उन्होंने उस समाज को जगाया जो सदियों से सोया हुआ था। आज हम जिसे बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोग आते हैं, और इसके अलावा मैं उनको सेकंड अम्बेडकर कहता हूं, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन 1956 में बाबा साहब की डेथ पर जो समाप्त हो गया था, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उसे दोबारा से शुरू किया और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी जो मेन उपलब्धियां हैं, उनका जो उद्देश्य था, वो चाहते थे कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत में वापस लाऊंगा, जिसमें जो राजा है या आज के कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं, वो एक कोई राजनीतिक चालबाज नहीं बल्कि एक पिता के रूप में और प्रजा को वो अपना बच्चा समझे, ऐसा सम्राट अशोक का शासन मान्यवर कांशीराम साहब वापस लाना चाहते थे। उनकी जो दो तीन उपलब्धियां हैं, उन्होंने एक किताब पढ़ी थी अपनी, एक किताब थी जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक किताब पढ़कर उन्होंने रातों रात डिसीजन ले लिया कि अब मैं सब कुछ छोड़ के समाज को आगे लाऊंगा। उनकी जो 2-3 उपलब्धियां मेन हैं, एक उन्होंने बामसेफ की स्थापना की
6 दिसंबर 1978 को, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की 14 अप्रैल 1984 को, जिससे ये दोनों ही संगठन बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं बहुजन समाज को आगे लाने के लिए। और इनकी एक चर्चित पुस्तक थी चमचाइज, बड़ी पढ़ने काबिल किताब है। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे चमचे पैदा होते हैं और कैसे हमें उनसे दूर भी रहना है। इसके अलावा भारत के कई गांवों में, कई शहरों में जा जाकर उन्होंने केडर लगाए और उन केडरों में उन्होंने सोई हुई जमात को जगाया ताकि वो अपना खोया हुआ शासन वापस ले सके। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान जो था, मैं समझता हूँ, वो ओबीसी के लिए है। हमारे जो ओबीसी के भाई हैं, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट उनके प्रयासों से आई और बीपी सिंह सरकार के टाइम वो लागू हुई, जिसके कारण आज अनेकों हमारे ओबीसी के भाई उसका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। दूसरी बड़ी खुशी की बात मैं ये समझता हूँ कि उस महापुरुष ने, माननीय कांशीराम साहब ने जो संघर्ष किया, वो उसका जो रिजल्ट था वो अपने जीते जी देख पाए उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आज हमारे लोग किसी भी पार्टी में हैं, अगर आज उनका जो मान सम्मान है, किसी दूसरी पार्टी में चले गए, कोई छोड़ के कहीं चले गए, तो उनके पीछे भी, दूसरी पार्टी में जो लोग हैं उनके पीछे भी मान्यवर साहब कांशीराम का ही योगदान है। आज जो हमारे में जितनी भी सामाजिक राजनीतिक जागृति आई है, उस मामले में मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारी जड़ हैं, तो कांशीराम जी उस वृक्ष की बहुत बड़ा तना है, जिसके कारण आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे ढंग से। इसके अलावा मैं कांशीराम साहब के बारे में एक बड़ी प्रेरणादायक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार वो कोट लेने गए, तो जहां जिस दुकान पे या जिस कबाड़ी के पास वो गए, तो उसने रेट बताया 20-25 रुपये रेट बताया उस टाइम पे। तो वो कांशीराम साहब बोलते, वो तो इससे सस्ता भी कोई है? तो उस कबाड़ी ने कहा कि इससे सस्ता लेना हो तो शमशान घाट का जाओ। तो मान्यवर कांशीराम साहब शमशान घाट गए और वहां उनको कोट मिला। उस कोट को उन्होंने डाला था, यानी कि जो पैसा लोगों का आता था उसको वो बड़े सोच के खर्च करते थे और अपने लिए बहुत कम पैसा खर्चते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि एक ऐसा शख्स जो असिस्टेंट साइंटिस्ट लगा, उसके बाद उन्होंने अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जो सम्राट अशोक का सपना लेकर कांशीराम साहब आगे आए थे, ऐसा शासन सम्राट अशोक के सपनों का भारत में जरूर आएगा, जरूर आएगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय सुरेश दास, संयोजक पश्चिम बंगाल से अनुरोध करता हूं कि आप अपना उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश दास साहब, संयोजक पश्चिम बंगाल, आप जुड़े हैं, अपनी बात को रखें। माननीय सुरेश दास साहब, पश्चिम बंगाल। माननीय सुरेश दास साहब, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? आप जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं मुझे। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा, सह संयोजक जम्मू एंड कश्मीर। माननीय सुरेश दास साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक को अनम्यूट करते हुए अपना उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश दास साहब। दर्शक एवं श्रोता वक्तागण, अब बहुजन समाज में जन्मे
तमाम मसीहाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। माननीय साहब की महापरिनिर्वाण दिवस पर कुछ बोलने का अवसर मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मिली है, ये मेरी सौभाग्य है। और जूम पर तमाम लोगों से वाकिफियत होने की अवसर मिला, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर साहब एक बहुत ही दूरदर्शिता, एक अच्छा लेखक थे, एक अच्छा स्पष्ट वक्ता थे, एक आदर्श, कुशल, सफल, कर्मठ सोशल इंजीनियर थे, साथ साथ वे राजनीतिक इंजीनियर भी थे। उन्होंने तो भारत की राजनीति में तहलका मचा दिए। वे हमेशा बहुजनों की बात करते थे। बहुजन समाज में जन्मे तमाम मसीहाओं के जीवन आदर्श को वे अपना आदर्श मानते थे। उनके अंदर में जो भी रिवोल्यूशनरी मिशनरी का तेज प्रखर चमकते सितारों की तरह जो जुनून था, वह समाज के लिए था, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन के लिए था। कहना है मेरे साथियों, बहुजन समाज के शान कांशीराम थे, अगड़े पिछड़ों के स्वाभिमान कांशीराम थे। लोगों ने कह दिया, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। बहुजन समाज के अल्पसंख्यकों के जान कांशीराम थे। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा करके चल दिए। लोग कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ऐसा करके चले गए। ऐसा नहीं था कि वो अनजान कांशीराम थे। मान्यवर साहब का जीवन, बाबा साहब के बाद अगर कोई मसीहा आए तो मान्यवर कांशीराम आए। सवाल वही खड़ा करते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, सवालों से वही घबराते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, जितने भी तमाम मनुवादी पार्टियों में जो लोग हमारे समाज के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ रहे हैं, वे मान्यवर साहब की निगाहों में चमचा थे, चमचा है, चमचा रहेंगे। मान्यवर साहब उनको दलाल, एजेंट, चमचा कहे हैं। मान्यवर साहब ने इस विषय पर चमचा युग किताब भी लिखे हैं। मान्यवर साहब का हाथ हमेशा राजनीतिक में अपर हैंड होता था। 170 एमएलए वाली पार्टी बीजेपी को वे हमेशा अपने बैक फुट पर रखते थे। उनकी खासियत थी, उनका लक्ष्य था सदियों से गुलाम दलितों को सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाना, सत्ता को दलितों के चौखट पर लाके खड़ा कर देना और दलितों को देश का सबसे चेहरा माने पीएम बनाना उनका लक्ष्य था। मान्यवर साहब को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऑफर दिया था। मान्यवर साहब अपने को ठुकरा दिए और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनकर के चुपचाप बैठने वाले कमरे में बैठने वाला नहीं हूं। अटल जी, मैं तो, मेरे नजर में आपसे बड़ा कोई सुजोग या योग्य कर्मठ राष्ट्रपति के लायक नहीं है। मैं तो आपको राष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहता हूं और मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। चूंकि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर, आधार पर अटल जी ने मान्यवर साहब को समझने में थोड़ी चूक की थी। अब मैं आपको कांशीराम के कुछ राजनीतिक दर्शन के बारे में बता देना चाहता हूं। कांशीराम कहते थे कि हम लोगों को समझना होगा, मानकर चलना होगा कि दुश्मन हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, बहकाएंगे भी, लालच भी देंगे, रास्ते से हटाएंगे भी, लेकिन उसे घबराना नहीं है। मान्यवर साहब ने बीजेपी से जब गठबंधन का अलायंस करके 6 महीना तेरी 6 महीना मेरी की सरकार बनाई यूपी में, तब बीजेपी को आंखें खुल गई
और उसने सोचा कि मान्यवर कांशीराम को लेकर के मैं दिल्ली की केंद्र की राजनीति पर हावी हो जाऊं और मायावती जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 5 साल के लिए शासन करने दे दूं। लेकिन मान्यवर साहब ने कहा कि मैंने तो आपसे 6 महीना के लिए ही तय किया है, तो आप आज हमें 5 साल का मौका क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? मैंने तो 6 महीना के लिए तय किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी ने उनसे कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ में केंद्र की सरकार में आए, सरकार केंद्र की चलाएं और बहन जी मायावती को उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए शासन करने दिया जाए और चुनाव में आप हमारे साथ होकर लड़ते हैं तो हम 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद ला सकते हैं। तब मान्यवर साहब ने जवाब दिए, ओ आपका लक्ष्य तो मुझे पहले से ही मालूम था अटल जी। अरे भाई, आपका लक्ष्य आने की तरफ मुझे झलक पहले दिख दी थी। आप जो लाना चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूं आपको और तमाम भारतीय मूल निवासियों को कि अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस बीजेपी हिंदुत्व को बोलबाला करना चाहते हैं देश में, मनुवाद समाज व्यवस्था को टिकाए रखना चाहते हैं। लेकिन मेरी भी लक्ष्य है, मैं भी एक राजनीतिक खिलाड़ी हूं। मैं बहुजनों का मान सम्मान को बिकने नहीं देना है, ना देंगे। मेरी जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं बहुजन के हित की लड़ाई लड़ूंगा और मान सम्मान को जिंदा रखूंगा। आप अपने हक के लिए लड़े, आप अपना हिंदुत्व को कायम रखें। मुझे मालूम है कि भारत में जितने भी ब्राह्मणवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां हैं, यहां तक सीपीआई, सीपीएम, राम मनोहर लोहिया वाली समाजवादी, जेबी की पालानी वाली समाजवादी पार्टी, तमाम मनुवाद समाज व्यवस्था को टिकाए रहना चाहते हैं, लेकिन बिना बगैर बताए। लेकिन बीजेपी जो है खुल्लम खुली चुनौती देकर के मनुवादी व्यवस्था को जिंदा रखना चाहती है। आज वो कामयाब है। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा कि अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मैं अपनी एजेंडा को साफ रखूंगा, एजेंडा रखने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका तो आपका सहयोगी ही सरस्वती सरस्वती कहने का मौका नहीं देता है, रोक देता है। यहां तक कि बहन महिला ममता दीदी आपको सरस्वती सरस्वती कहने से रोकती है, तो बहन मायावती आपको कैसे मौका देगी, कैसे समर्थन करेगी? एक वोट से मान्यवर साहब ने अटल जी का सरकार को पतन करवा दिए थे। मेरे साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बाबा साहब के बाद अगर कोई महान मसीहा आए तो वो मान्यवर कांशीराम साहब है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन्होंने 3 लक्ष्य संकल्प लिए थे। मैं घर ना बसाऊंगा, मैं बैंक अकाउंट ना रखूंगा और शादी नहीं करूंगा और कभी घर वापस भी नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी तपस्या कौन करता है साथी? आज अगर कांशीराम साहब होते तो आज ये बहुजनों की दुर्दशा ना होता। मान्यवर साहब बौद्ध धर्म में भी दीक्षित होने की संकल्प लिए थे, लेकिन उनको लकवाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी सपना बौद्ध धर्म से दीक्षित होने में अधूरी रह गई। अब उनकी सपना हम तमाम बहुजन समाज के लोग उनकी सपना को, कारवां को पूरा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा, सह संयोजक जम्मू एंड कश्मीर, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के विषय के अनुसार अपना उद्बोधन रखें। माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन करें। माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने उद्बोधन रखें।
मैं एक बार और अनुरोध करता हूं माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, सह संयोजक जम्मू एंड कश्मीर, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपने उद्बोधन को रखें। हमारे जो एक साथी और छूट गए थे, सुरेश कुमार उरावना साहब, सह संयोजक झारखंड, अगर आप जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश कुमार उरावना, सह संयोजक झारखंड, अगर आप जुड़े हैं तो अपने माइक का अनम्यूट करते हुए आज का उद्बोधन रखें। माननीय सुरेश कुमार उरावना साहब, इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, आप दोनों में से कोई भी जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपना उद्बोधन रखें। लगता है हमारे दोनों साथी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं अंतिम वक्ता माननीय जयेश भाई साय, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी गुजरात। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, अपनी बात रखें। जी हेलो जी आ रही है आवाज, बात रखें। अच्छा मैं रमेश चंद्र, जी थैंक यू। सर मैं जय रमेश चंद्र बनगोत्रा, जी ये राष्ट्रीय बहु महासभा के सारे साथियों को मैं देश का नमो बुद्धाय जय भीम। जी जयेश भाई आप थोड़ा रुक जाएं। हेलो जयेश भाई आप थोड़ा रुक जाएं। मैं रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब बोल रहे हैं, इनके बाद आपका नंबर आएगा। जी जी बनगोत्रा साहब बोल रहे हैं। जी बनगोत्रा साहब बोल रहे हैं। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण शायद नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं जयेश भाई से अनुरोध करता हूं कि आप कंटिन्यू रखें। जयेश भाई अपने माइक को अनम्यूट करते हुए कंटिन्यू रखें। जी सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों को मेरा नवोदय जय भीम और माननीय और कांसीराम साहब के चरणों में वंदन करते हुए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। माननीय और कांसीराम साहब जब गुजरात में आए 97 में, हमें गुजरात में एक सभा थी, उसके अंदर साहब ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। खुद मैदान में आए, हमें समझाया कैसे काम करना है और कैसे इसको आगे करना है। उसके बाद में दूसरे दिन सभा में भी समझाया और पर्सनल सर्किट हाउस में साथियों को बिठा के भी समझाया। और एक किस्सा साहब का ऐसा है, गुजरात में 2001 में भूकंप आया था। तभी माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे थे केशुभाई पटेल साहब। तो केशुभाई पटेल साहब के साथ में साहब जब सर्किट हाउस में रुके थे तो भूकंप आया, तो मैदान में साहब बैठे थे पेड़ के नीचे। तब गुजरात के मुख्यमंत्री आए केशुभाई पटेल साहब और साहब को बोला कि साहब आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ। तो साहब ने बोला कि भाई पटेल साहब आप मेरी जरूरत मत सोचो, आप गुजरात की जो समस्या है अभी उस पर ध्यान दो। तो तभी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहां शाम को हमारी एक सभा थी, तो साहब ने सभा भी कैंसिल की और अच्छी तरह सबको वर्करों को बुला के बिठा के बहुत अच्छा समझाया। तो गुजरात की तरह हर जगह हमारे साथियों को साहब ने समझाने का बहुत काम किया है। साहब का आज 14वां परिनिर्वाण दिन है। उस दिन की अंदर भी हम लोग अपने स्टेटों में क्या साहब ने सिखाया और उसकी जानकारी, और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा कैसे साहब का विचार, जैसे बुद्ध कांसीराम बाबा साहब के विचारों को कैसे पहुंचाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा हर मीटिंग में इस पे खास मार्गदर्शन हमें दिया जाए। क्योंकि मैं कम जुड़ सकता हूं कि मेरे मोबाइल के टेक्निकल फॉल्ट के हिसाब से आज मुझे भी हमारे राकेश चौरसिया जी के साथ में बैठ के और गुड्डू भाई के साथ में बैठ के उनके घर से मुझे ये करना पड़ रहा है। तो मेरी ये दिक्कत है। तो मैं सब साथियों से भी माफी चाहता हूँ, माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से, माननीय बादल जी बोध साहब से, वहां से सबसे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कम जुड़ पाता हूँ, दिक्कत। और बीच में मैं ज्यादा बीमार रहने की वजह से नहीं जुड़ पाया हूँ। आप सबसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, जय भीम, नवोदय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जयेश भाई।
आपने अपना उद्बोधन रखा। माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, आप पुनः जुड़ें और अपने उद्बोधन रखें। माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, जम्मू एंड कश्मीर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने उद्बोधन रखें। बनगोत्रा साहब, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जुड़ें और अपना उद्बोधन रखें। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आज हमारे दो साथी नहीं जुड़ पाए, तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, पूर्व विधायक, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के श्रद्धांजलि समर्पित अर्पित सभा में जितने साथी हमारे उपस्थित हुए, सभी साथियों को, जब कोई साथी बोलना चाहते क्या? सब कोई साथी बोलना चाह रहे, छूट गए तो बुलवा दो, जुड़ गए हो तो। जी जी, बनगोत्रा साहब जुड़ गए हैं। आप सभी का अनुरोध है, आप अपना उद्बोधन रखें। माननीय जी, इंजीनियर बनगोत्रा साहब, आप जुड़ गए। जी, आपने उद्बोधन रखें साहब। जी बनगोत्रा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आप बोले, आपकी आवाज आ रही है, बोले। जी सर, बोलें बोलें सर, आपकी आवाज आ रही है। माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें, जुड़ चुके हैं आप। जी बोलें सर, अपना उद्बोधन रखें। माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, अपना उद्बोधन रखें। जूम पे मीटिंग चल रही है, जूम पे। जी, तकनीकी समस्या के कारण साथी नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं माननीय हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। सभी साथियों को पुनः नमो बुद्धाय करते हुए, जय भीम करते हुए, हम लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण देश में मान्यवर साहब कांशीराम के 14वें महापरिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर उनके जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे 8 साथियों ने अपनी बात को रखा। मैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे एक सम्मानित साथी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो हिंदी नहीं ठीक से बोल पा रहे थे, लेकिन हिंदी में बोलते बोलते उन्होंने कहा था, गैर राजनीतिक मार्ग, नॉन पॉलिटिकल रूट तैयार करना कांशीराम साहब का मुख्य उद्देश्य था। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग भी संपूर्ण भारत में नॉन पॉलिटिकल रूल की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, उसकी बुनियादें मजबूत करना चाहते हैं। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वह समाज लंबे समय तक राजनीति में मजबूत रहता है। और जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज
लंबे समय तक राजनीति में मजबूत नहीं रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हजारों बार ये कहा है, हमने उनको सुना नहीं, उनको पढ़ा है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब को हमने सुना है। मान्यवर कांशीराम साहब सदैव कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वह समाज लंबे समय तक राजनीति में मजबूती के साथ रुका रहता है। ये बात मैं इसलिए आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण के मौके पर रख रहा हूं कि गैर राजनीतिक जड़ें ही हजारों हजारों वर्ष तक समाज को ताकतवर बना के रखती हैं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी हमसे जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं, साहब मैं बहुत काम करना चाहता हूं, मेरे मन में तमन्ना है, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं उन सभी साथियों से अनुरोध के साथ मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन का दर्शन कराते हुए उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। 12 दिसंबर 1964 को मान्यवर कांशीराम साहब अपना घर छोड़कर निकले थे। 12 दिसंबर 1964 को अपना घर छोड़कर निकले और एक हाथ में थैला था, पैरों में हवाई चप्पल थी। और जब मान्यवर साहब घर छोड़कर निकले तो उनके पास कोई धन नहीं था, उनके साथ कोई विरासत नहीं थी। उनके पिताजी या उनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी कभी नहीं बना था। लेकिन जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को, उनके आंदोलन को चला रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विरासत को संभाले हुए लोग थे, उनमें बहुत बड़े बड़ी हस्तियां थी। मैंने नहीं सुना, कभी मुझे सीधा सुनने का मौका नहीं मिला कि मेरी बहुत छोटी उम्र थी, 8-7 साल का मैं रहा हूँगा। लेकिन हमारे चाचा ताऊ बताया करते थे, हमारे पापा बताया करते थे कि बेटा उत्तर भारत का अंबेडकर बीपी मौर्य थे। बीपी मौर्य जब उनके नाम को कोई सुन लेता था तो हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी, और जब वो भाषण देते थे तो ऐसे लगता था कि जमीन और आसमान फटने वाला है, इतना अच्छा भाषण देते थे। इसी तरह से बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में बैठकर आंदोलन को समझा, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के समक्ष मूवमेंट को समझने का मौका मिला। लेकिन जिनके पास बाबा साहब की विरासत थी, नाम की विरासत थी, बाबा साहब के परिवार का होने की विरासत थी, बाबा साहब के चरणों में बैठकर मूवमेंट को, आंदोलन को समझने की विरासत थी, और बहुत अच्छे भाषण देने वाले थे। मान्यवर साहब तो कभी भाषण ही नहीं देते थे। मैंने अपने जीवन के लंबे समय में उनका कभी भाषण ही नहीं सुना। वो जब भी बोलते थे, जब भी भाषण करते थे, जिसे भाषण कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो उनका भाषण नहीं होता था। वो एक प्रोफेसर की तरह, जैसे एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को क्लास में पढ़ाता है, मान्यवर कांशीराम साहब ठीक इसी प्रकार से अज्ञानी, अशिक्षित, निर्धन बहुजन समाज को समझाते थे, पढ़ाते थे। और जिनके पास व्यवस्थाएं थी, जिनके पास संसाधन थे, वो सब फेल हो गए,
नाकामयाब हो गए, वो बाबा साहब की विरासत को नहीं बचा सके, बाबा साहब के द्वारा तैयार किए गए संगठनों को भी नहीं बचा सके। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने कभी बाबा साहब को देखा नहीं, बाबा साहब को कभी सुना नहीं, जिनके पास बाबा साहब के साथ साथ कोई विरासत नहीं थी, जिनके पास कोई धन नहीं था, उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी, और वह ताकत थी उनका इरादा, उनका हौसला, उनकी इरादा। और जब वो इस काम में लगे, 1967 में कहा जाता है कि 1967 में एक गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, और कांग्रेस के साथ मात्र एक सीट आरपीआई ने ली, एक सीट आरपीआई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम, और सारी की सारी सीटें कांग्रेस गांधी जी के नाम। साहब बहुत दुखी हुए, और जब वो मिले आरपीआई के नेताओं से, वो बड़े बड़े नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो कहते थे वो सही है, बाबा साहब का आंदोलन भी सही है, बाबा साहब की विचारधारा भी सही है, लेकिन हम बाबा साहब की विचारधारा पे चलकर, हम बाबा साहब का नाम लेकर कभी एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं, हम कभी मंत्री नहीं बन सकते हैं। और भाई अब हमें मंत्री बनना है, अब हमें एमएलए एमपी बनना है। कांशीराम साहब ने उनको कहा, एमएलए एमपी बनना, मिनिस्टर बनना इतना जरूरी नहीं है, एमएलए एमपी बनना, मिनिस्टर बनना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा को चलाना, जितना ज्यादा जरूरी है सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को चलाना। कांशीराम साहब ने संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में ये साहू फूले अंबेडकर की मूवमेंट को चलाता रहूंगा, और मुझे भरोसा है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, एक दिन हम सफल होंगे। और उन्होंने कहा, सीमित संसाधनों का हमको इस्तेमाल करना है। सीमित संसाधन अर्थात जो सुविधा हमारे पास है, जो साधन हमारे पास है। तो 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बामसेफ बनाई, अर्थात SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो पढ़े लिखे कर्मचारी थे, जो बहुजन समाज का ब्रेन था, पढ़ा लिखा वर्ग था, उसको उन्होंने जोड़ने के लिए मान्यवर साहब ने काम किया। मान्यवर साहब कहा करते थे कि मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण पढ़ा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पर कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं सोचता था कि ये पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंचकर बड़े बड़े ऑफिसर बनने के बाद तो ये समाज के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं एक नजर उठाकर जब पूरे भारत में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बाबुओं की एक फौज खड़ी हो गई है, क्लर्कों की एक फौज खड़ी हो गई है, जो सिर्फ अपने पेट को पालने में लगी है, उसका बाबा साहब के मूवमेंट से कोई संबंध नहीं है। कांशीराम अंबेडकर साहब को बड़ी तकलीफ थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों में कांशीराम तेरी भी गिनती आती है। जितने वो पढ़े लिखे लोग जिम्मेवार हैं, उतना कांशीराम तू भी जिम्मेवार है। साहब कहते थे, ये सोचकर मैंने ये मूवमेंट को शुरू किया, और मैंने उन पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को
बामसेफ के माध्यम से मैंने उनको सिखाया पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज का कर्जा हमारे ऊपर है उस समाज का कर्जा हमको वापिस करना है। जिस समाज की बदौलत हमको हासिल हुआ है उस समाज को हमको वापिस करना है, उसको लौटाना है। मेरे ये शब्द बहुत साथियों को ऐसा लगा होगा, खास करके उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, कि भाई हम तो पढ़ लिख कर अपनी योग्यता के आधार पर कलेक्टर बने हैं, एसपी बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, तो समाज का क्या कर्जा है, समाज का क्या एहसान है। मैं माननीय कांशीराम साहब के शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, उनकी मेमोरी को, उनकी यादगार को मैं ताजा करना चाहता हूं। माननीय कांशीराम साहब कहते थे, ये जो कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हम बने हैं, ये हम अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बने, ये हम केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत बने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले 1935 से पहले, बाबा साहब भारतीय संविधान को लागू होने से पहले हम किसी दफ्तर के चपरासी नहीं बन सकते थे। हमारी योग्यता किसी दफ्तर का नौकर चपरासी बनने की नहीं थी। यदि आज हमारी हैसियत कलेक्टर बनने की हुई है, कमिश्नर बनने की हुई है, तो ये केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर के कारण हुई है, बाबा साहब के कारण हुई है। माननीय कांशीराम साहब समझाते थे अपने कैडरों में कि जो हमारी 100% संख्या है एससी एसटी को मिलाकर कांशीराम साहब कहते थे कि जो हमारी 100% एससी एसटी के लोग हैं, उनमें से 22.5% हमको सामाजिक भागीदारी रिजर्वेशन के माध्यम से मिली है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, 15% जिसको हम शेड्यूल कास्ट दलित कहते हैं, उसकी पूरी आबादी का अनुपात 22.5% है। 77% लोग नौकरियों में नहीं हैं, 22.5% लोग सरकारी नौकरियों में गए हैं और जाने हैं। तो ये 22.5% लोग जो नौकरियों में जाते हैं या नौकरियों में गए हैं, इनके ऊपर जो 77-78% लोग नहीं गए हैं, उनका भी हिस्सा है, उनका भी भाग है। इसलिए ये समाज का कर्जा है। आप जिस सरकारी कुर्सी पर पहुंचे हैं, ये सरकारी कुर्सी पर पहुंचने में समाज की भागीदारी है, समाज का हिस्सा है। इसलिए उसे मान्यवर साहब ने नाम दिया था पे बैक टू सोसाइटी, और इसका बहुत बड़ा असर हमारे पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों पे हुआ। उनको लगा, उनके जमीर को कांशीराम साहब ने झकझोरा। बाबा साहब के अनेक कोटेशन उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। एक कोटेशन प्रस्तुत किया था, रिजर्वेशन से एक व्यक्ति कलेक्टर बना और कलेक्टर बनने के बाद वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास, बाबा साहब के पास पहुंचा, उनके चरण छुए और चरण छूकर कहा, बाबा साहब, मैं आपकी बदौलत आज आईएएस बन के कलेक्टर बन गया हूं, मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस कलेक्टर की शकल देखे और हंसे
और हंसकर बोले कि 1 वर्ष में एक बार, 1 वर्ष में एक बार उस गांव में जरूर जाना जिस गांव में तेरा जन्म हुआ था। 1 बार, वर्ष में एक बार, कम से कम, ज्यादा तो जितनी बार जा सकते हो जाओ, लेकिन कम से कम एक बार जरूर उस गांव में जाना जिस गांव में तेरा जन्म हुआ था। वो हाथ जोड़कर बोला, बाबा साहब मैं तो सोच के आया था कि आप मुझे कोई बड़ा काम देंगे, आप तो बड़ा छोटा सा काम दिए। बाबा साहब ने कहा ये छोटा काम नहीं। मैंने इसलिए कहा है कि जिस दरिंदगी से, जिस अपमानित जिंदगी से तू निकला है वो तुझे याद रहे। कलेक्टर बनके भूल ना जाए। गांव में जाएगा जब तू अपने समाज को देखेगा, चाचा को देखेगा, ताऊ को देखेगा, बाबा को देखेगा, भाई को देखेगा, बहन को देखेगा, तो तेरा जमीर तुझे ललकारेगा और तेरी ड्यूटी तुझे याद आ जाएगी कि तुझे करना क्या है। ऐसे अनेक उदाहरण मान्यवर कांशीराम साहब अपने जीवन में सरकारी कर्मचारियों को देते थे। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, बाबा साहब ने कहा था, यदि तुम अपनी इनकम का 20वां भाग अर्थात 5%, अपनी इनकम का 5% जब तक उस समाज पर खर्च करते रहना, तब तक वह समाज तुम्हारे मुकाबले तुम्हारे जैसा सम्मान पाने लायक तैयार ना हो जाए। मैं आज कहता हूं, कांशीराम साहब कहते थे, मैं आज कहता हूं 5% छोड़ो, यदि आपने 2% भी अपनी इनकम का भाग इन बहुजन समाज के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है कि हजारों वर्षों से अपमानित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, ये पीड़ित नहीं रहेगा, शोषित नहीं रहेगा, इस देश का हुक्मरान बनेगा, इस देश का राजा बनेगा, इस देश का मालिक बनेगा। जो सपना संकल्प अंबेडकर देखना चाहते थे वो पूरा होगा। और बहुत सारे, लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के मन में मान्यवर कांशीराम साहब ने स्वाभिमान पैदा कर दिया, जिज्ञासा पैदा कर दी। मैंने देखा है, मैं छोटी सी उम्र से सरकारी कर्मचारियों के बीच में ये आंदोलन सीखा हूं। वो अपने बच्चे भूल गए, अपनी तनख्वाह का आधा भाग 50% से ज्यादा आंदोलन पर खर्च करने लग गए। और कितने कर्मचारी लगे? लगभग 5000 से लेकर 10,000 कर्मचारी ऐसे थे जो कांशीराम साहब को समझ गए और लग गए। और ये 5-7 हजार कर्मचारियों का पावर, ये पावर किसी गांव का प्रधान हमको सम्मान के साथ नहीं बनने दिया जाता था, किसी गांव का सरपंच हमको सम्मान के साथ नहीं बनने दिया जाता था। ये थोड़े से कर्मचारियों में जब चेतना पैदा हुई, थोड़े से कर्मचारियों के अंदर पे टू सोसाइटी का मंत्र जागा और उन्होंने जब इस पर काम किया कांशीराम साहब के नेतृत्व में, उनकी गाइडलाइन, तो हमारे बहन कुमारी मायावती भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनी, सम्मान के साथ, ताकत के साथ, पावर के साथ। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने देश के लोगों को, देश की पार्टियों को, देश के राजनेताओं को कांशीराम साहब के निर्देशन में काम करना सिखा दिया। हम 3 बार की सरकार में लाल बत्ती में रहे हैं, हमने सरकार का वो दौर देखा है। कलेक्टर की पेंट हलते हुए हमने देखी है, कमिश्नर की पतलून हलते हुए हमने देखी है। बहन जी का दौरा लग रहा है, विकास की समीक्षा होगी, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, डीएम रात के 12 बजे तक मुझे फोन करते थे, भारती सर आप हमसे नाराज तो नहीं है, बहन जी को हमारा थोड़ा बता दीजिएगा,
बहन जी को थोड़ा हमारा बोल दीजिएगा। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लोग हमें ये कहते थे कि हम लोग रिजर्वेशन के कारण आ गए हैं, हम में योग्यता नहीं है। जब हमको मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला संविधान बनाने का, दुनिया से बड़ा ताकतवर मजबूत संविधान बना के दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और जब हमारी बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, उसे क्या काम करना चाहिए, ये सिखाने का काम किया हमारी बहन मायावती ने। मैं ये इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारा जो आंदोलन गैर राजनीतिक जड़ों का जो आंदोलन है, उसको हमें मजबूत करना है, हम लोगों को आगे जाना है। मैं आज अपनी बात ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमें 4 दिन ये प्रोग्राम चलाना है। कल हमारा जो प्रोग्राम है 9 अक्टूबर का, इसमें माननीय धम्मप्रिय MR प्रशांत संयोजक उड़ीसा बोलेंगे, माननीय विजय कुमार बौद्ध सह संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलेंगे, एडवोकेट जोगिंद्र पाल सह संयोजक पंजाब से बोलेंगे, शंकरलाल टमटा, ये मान्यवर साहब के साथ इन्होंने काम किया, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तराखंड बोलेंगे, माननीय आशाराम बौद्ध सह संयोजक छत्तीसगढ़ बोलेंगे, माननीय इंजीनियर सत्यवीर सिंह कौशल संयोजक दिल्ली बोलेंगे, ताराचंद बौद्ध सह संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश बोलेंगे, रतनलाल चरगोत्रा साहब संयोजक जम्मू कश्मीर बोलेंगे, प्रमोद वर्मा संयोजक बुंदेलखंड साहब बोलेंगे, और हमारी उपासिका अंजू बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग बोलेंगी। बहुत साथियों को अपनी बात रखनी है। मैं केवल 10 सेकंड में ये निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर साहब ने कहा था सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके ही हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें इस देश का सामाजिक परिवर्तन करना है। आज संकल्प ले लो, हमको भी सीमित संसाधनों का ही इस्तेमाल करना है, और वो संसाधन है आज हमारे पास। बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, और विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दी, और टेक्नोलॉजी ने जूम दिया, और जूम को हमें अपना हथियार बनाना है। आज हम 25-26 राज्यों के लोग अपने घर में बैठकर अपनी संगति कर रहे हैं। ये हमारे पास अस्त्र शस्त्र है और इसका हमें इस्तेमाल करना है। इसलिए 183 साथी जुड़े हैं। मैं 183 साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग जुड़िए और कम से कम 2-2, 3-3 साथी और भी तैयार करिए, उनको भी जोड़िए। मुझसे साहब बहुत लोग कहते साहब हम बहुत कोशिश करते, लोग नहीं जुड़ते। मैं उनको कहता हूं हमको मुर्दों में जान डालनी है, मुर्दों को जिंदा करना है। बहुजन समाज हाथी की तरह विशाल है, 100 में से 90% है, लेकिन जागरूक नहीं है, इसलिए मुझे जगाना है। मरा पड़ा है, इन मुर्दों में हमें इंजेक्शन देने हैं, टैबलेट देनी है, और इनको हमें जिंदा करना है, और जिंदा करके आंदोलन का सिपाही बनाना है, सेनापति बनाना है। तो हम जिम्मेवारी लें कि अगर मैं जिंदा हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे होश आ गया है, तो मैं कम से कम अपने 3-3, 4-4 भाइयों को भी जिंदा करूंगा, उनको भी होश में लाऊंगा, और उनको भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मूवमेंट में मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष और महापुरुषों का आंदोलन चर्चा पर चर्चा में उनको भी बिठाने का काम करूंगा। और जब वो बैठेंगे, संगति में शामिल होंगे, विद्वान लोगों की बातें सुनेंगे, महापुरुषों का आंदोलन सुनेंगे, तो उनका मरा हुआ जमीर जिंदा हो जाएगा, और वो शेर की तरह धाड़ेंगे और इस देश के हुक्मरान बनेंगे, शासक बनेंगे, फिर वो भारत और बौद्धमय भारत बनेगा। ये कहकर मैं फिर अपील करता हूं, आप सब लोग साथी जुड़ें और कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 साथियों को और अपने साथ कल बिठा लें। कल 9 अक्टूबर है, मान्यवर साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच में से चले गए थे।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ था, लेकिन मान्यवर साहब चले गए हैं। उनकी विचारधारा, उनका जीवन संघर्ष हमको प्रेरणा देता रहेगा। उससे हम प्रेरित होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे ले जाएंगे। एक निवेदन और कर दूं मैं, कल सुबह आप लोग 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने घर में अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार, पंचायती घर, जहां आप ठीक समझते हो, आप लोग मान्यवर काशीराम साहब का चित्र लगाएं, बाबा साहब का चित्र लगाएं, बुद्ध का चित्र लगाएं, महापुरुषों के चित्र लगाएं और फूल चढ़ाएं, मोमबत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और 10-10 मिनट, आधे आधे घंटा जरूर आप लोग प्रार्थना करें, फिर श्रवण करें, पंसील करें और साहब को पूरे देश में आप लोग याद करें, उनके जीवन पर चर्चा करें। ये काम आप लोग कल करें और कल शाम को 7 बजे फिर हम लोग बैठते हैं, फिर मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष और महापुरुषों का आंदोलन विषय पर हम उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। ये बात कहते हुए और ये निवेदन करते हुए कि पुनः फिर मेरा निवेदन है, जो जान हमारे अंदर आ गई है, जो अकल हमारे अंदर आ गई है, वो हमें अपने समाज में भी पैदा करनी है, करनी है, करनी है। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि कल हम कम से कम 500 से ज्यादा लोग जूम पर बैठे। अगर हम बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे साथियों ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। महापुरुषों के मूवमेंट को, आंदोलन को आगे ले जाने की तमन्ना उनके दिल में है, और तमन्ना अगर दिल में है तो हम जरूर कामयाब होंगे। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, इरादा पक्का हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और इरादा झूठा हो तो बहाने भी 1000 आते हैं। कांशीराम साहब कहते थे, इरादा पक्का हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो इरादा पक्का करो, निश्चित रूप से रास्ते निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं मां साहब से अपील करूंगा कि मंगल गाथा शब्द शता कहकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। जितने साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, और कल 4-4, 5-5 साथी आप लोग और जोड़ेंगे, ये मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। इसी के साथ मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से निवेदन, वो मंगल गाथा सभ्य सत्ता कराएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के निष्ठावान कर्मठ साथियों को ऊर्जामयी उद्बोधन दिया। हम आपका अनुसरण करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि इस लक्ष्य को पूरा भी करेंगे। अब सभी साथी हाथ जोड़कर बैठेंगे। हम धम्म पालन गाथा सभ्य सत्ता करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सब एक साथ बोलेंगे, सभ्य सत्ता सुखी हंतो, सभ्य हंतो चखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा, सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा, सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज की सभा का समापन होता है। सभी संसार के सारे भाई सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आज का ये श्रद्धा सुमन कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। सभी साथियों को करो। नमो बुद्धाय।